नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिना सब्सक्राइब किए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये पाप के समान है। इसलिए वीडियो अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आइए स्क्रीन के दूसरे हिस्से में दिख रहे हैं द कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी का बहुत-बहुत स्वागत। सुमित जी, नमस्कार, स्वागत। सर नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच पर चाइना की जमीन पर बैठे हुए सुमित जैन जो राष्ट्रवाद की आवाज हैं, अलग हैं, इनके पास एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं। और जब कुछ विशेष एक्सक्लूसिव होता है जो आपने कहीं और नहीं सुना होगा, ज्यादा से ज्यादा सुमित जी जैन जी अपने प्लेटफॉर्म पर उस पर बात करते हैं, उसके बाद हमसे शेयर करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, अमेरिका ने जो कुछ भी किया, वो आप सबने देखा, हमारे वीडियोस को भी देखा, सराहा। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया की नजर ईरान की तरफ है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का अगला शिकार ईरान। लेकिन क्या ईरान में अमेरिका कुछ कर रहा है या ईरान के अंदर से ही कुछ चीजें पैदा हो रही हैं? इसके पहले हिजाब के खिलाफ एक पूरा अभियान ईरान में ही हमने देखा। इसके बाद अभी महंगाई और तमाम अव्यवस्थाओं के खिलाफ और मुल्लाओं के खिलाफ जिस तरीके से ईरान की जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है, लेकिन जब हमें लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक विद्रोह है, तो उसी समय हमें बांग्लादेश की याद आ जाती है और आनी चाहिए, क्योंकि वहां छात्रों स्टूडेंट्स के भेष भेष में कौन उतारे गए और उसका क्या अंजाम रहा, आज यूनुस और कट्टरपंथ के उभार के तौर पर हम देख रहे हैं। तो क्या नेचुरल सहज क्रांति हो रही है या मैन्युफैक्चर्ड है? क्योंकि कई तरीके से वहां पर कहें तो लीड ले रहा है इजराइल, बैक कर रहा है अमेरिका। ये एक पुराना कॉम्बिनेशन है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन खुमैनी के बारे में लगातार खबरें चल रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर खुमैनी की क्या है? क्योंकि खुमैनी गए तो इसका मतलब ईरान में भी रेजिम चेंज हो गया। ओवर टू यू सुमित जैन साहब। सर आपने जो पूरा एक भूमिका बनाई है कि क्या वो मैन्युफैक्चर्ड है जो कुछ ईरान में हम देख रहे हैं, या ईरान के लोग खुद परेशान है अपनी गवर्नमेंट के साथ। तो मैं बोलूंगा कि दोनों इकट्ठा हो गया चीजें। लोग दुखी भी हैं, जिंदगी चलानी मुश्किल हो गई है, इसलिए बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है उनको कि जाइए आप अपने यहां कर अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए जो रूट कॉज है उसको आप खत्म कीजिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि बाहर से ये चीजें अंदर आ रही है ईरान के अंदर। 47 ईयर्स छोटा टाइम नहीं होता। खमेनी ने एक रेवोल्यूशन लेकर आए और उन्होंने वहां पर इस्लामिक लॉ लेकर आ गए। 47 ईयर से आपको ईरान के लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए जब भी अमेरिका का नुकसान हुआ। यानी कि रेडिकलाइजेशन बिल्कुल रूट कॉज के नीचे जड़ों तक, जिसको बोलते हैं आपके खून में, उन्होंने एंटर करवा दिया खमेनी ने, ये बोलकर कि मोहम्मद टू मैं हूं, तभी अपने आप को सुप्रीम लीडर का नाम दिया। अब ये मोहम्मद टू रेडिकलाइजेशन के बेस पे उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, जिसको इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं। अब उससे हुआ क्या, लोगों की जिंदगी बदतर से बैड से टू वर्स वो जानी शुरू हो गई। अब तो ये हालत है कि उनका जो जो उनकी करेंसी है वो 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख रियाल वर्सेस $1 है। एक ब्रेड का अगर आपको लेके आना पड़े, एक ब्रेड खरीदनी पड़े तो ट्रक लेके जाना पड़ता है नोटों का। अब इतनी महंगाई में जिसने भी मैन्युफैक्चर करना था, वो बहुत ही इजी है कि आपको ये बताना कि आपकी जिंदगी इस खमेनी के कारण खराब हुई। ये बात सही भी है, पहली बात तो ये है। लेकिन ये जो है 47 ईयर्स के बाद अभी ही जाकर जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तभी ये रेवोल्यूशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका रीजन है कि पूरे दुनिया में जहां जहां पर प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, मेजॉरिटी वहां पर जो खमेनी के बनाए हुए जिसको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स, अल्लाह की फौज, इन्होंने पूरे दुनिया में फैलाई हुई है। वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, वो हौतीज हो, वो कहीं भी हो। अब हो क्या रहा है, जितना भी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं वहां तक इन्होंने अपने नेटवर्क को फैला दिया। ये सारे रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को वहां भेजाया, जहां पर वेनेजुएला आता है, मैक्सिको आता है, पेरू आता है। वहां से ये इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ये जाते हैं अमेरिका में, और अमेरिका में जाने के बाद इन्होंने बोल दिया हम अमेरिका को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे मामदानी वहां पर न्यूयॉर्क पे मेयर बनता है, तो पूरे अमेरिका में सारे मुसलमान बोलते हैं आज न्यूयॉर्क लिया है, कल अमेरिका लेंगे। जब वो सारे सीन अमेरिका ने देखे,
उनको पता लग गया कि मुझे अब ये जो शाम के बच्चे हैं, इनको मारने से कुछ नहीं होगा। हम पिछले 30-40 साल से इन बच्चों को मार रहे हैं। क्यों ना शाम को ही मार दिया जाए? उससे 2 फायदे होंगे। एक, जितने भी ये सारे बच्चे हैं, ये मर जाएँगे, क्योंकि उनके पास पैसे आने बंद हो जाएँगे, सपोर्ट आनी बंद हो जाएगी, जो डिप्लोमैटिक इनको एक संरक्षण मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों ना गो फॉर द किल? खमेनी को मार दिया, तो ये सारे के सारी ऑर्गनाइजेशंस अपने आप मर जाएँगी। इसको बोलते हैं गोइंग फॉर द किल। और यही काम आज वेस्टर्न पावर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि अमेरिका कर रहा है, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठे मिलकर उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कि ईरान के लोगों को बोला है, आपको अगर बेटर जिंदगी चाहिए, तो आपको 2 कंपैरिजन है। 47 इयर्स पहले आपका ईरान पर्शिया था, किंग आपका वहां पर जैसे चला रहा था कंट्री को, यू आर प्रोग्रेसिंग। वहां पर फ्रीडम थी हर चीज की। ये बुरके का जो ये काला बोरा डालती हैं, वो वहां पे था ही नहीं ईरान के अंदर। ऐसा लगता था कि कोई मॉडर्न कंट्री है। और आज आप देख लीजिए 47 इयर्स के बाद जैसे ही वहां पर इस्लामिक पागलपन आया, उसके बाद हालत क्या है? काले बोरे के सिवाय आपको कुछ दिखता नहीं है। इसलिए जो जिंदगी बिल्कुल डस्टबिन की तरह हो गई है, काला बोरा डस्टबिन में भी लगता है और लेडीज को पहना देते हैं। तो ये समझ नहीं आता दोनों में फर्क क्या है। तो अब उनको चॉइस दे दिया है, किंग किंग को सामने लेकर आए हैं। जो उनका क्राउन प्रिंस है, जो आज एग्जाइल में है अमेरिका में, उसको सामने किया है। स्टेटमेंट वो दे रहा है, अमेरिका वेस्टर्न पावर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। उसने बोलना शुरू कर दिया, आपको किंग वाला टाइम चाहिए या खमेनी वाला टाइम चाहिए, चॉइस आपकी है। जब लोगों के पास 2 कंपैरिजंस है, जिंदगी और मौत, या कह लीजिए स्वर्ग और नर्क का जब कंपैरिजन देखा, तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और विद्रोह भी ऐसा है कि क्या मजा आ गया देखकर कि विद्रोह हो तो ऐसा हो जैसे ईरान के लोग कर रहे हैं, वो गोलियां खा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं खमेनी की फौज की तरफ से, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। अब लोगों ने क्या बोल दिया, अब तो ये है कि आखिरी युद्ध है, वैसे भी मर ही रहे हैं, पैसे हमारे पास नहीं है, हम ट्रेड किसी से कर नहीं सकते, सैंक्शंस का बुरा हाल है, ऊपर से पागलपन इस्लामिक वाला। अब हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मरना तो वैसे ही है, गोली खा के मर जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हो गया ये चीज, जो आपका बेसिक बेसिक क्वेश्चन था कि क्या ईरान के लोग खुद कर रहे हैं या बाहर से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं। और इसीलिए आज सेकेंडली आखिरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि पिछली बार हमने गलती किया था, जब एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था कुछ साल पहले ईरान के अंदर, हमने ईरान के लोगों को सपोर्ट नहीं किया, वो रेवोल्यूशन को दबा दिया गया। इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। यानी कि इट इज कंफर्मेशन कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है ईरान में, ये बाहर से हो भी रहा है और आगे जाकर ये सपोर्ट और बढ़ने वाली है। अभी 2 घंटे पुरानी की न्यूज है, वो भी बता देता हूं आपको। एक वॉर रूम में मीटिंग हुई है अमेरिका में, और वहां पर कंफर्मेशन दे दिया गया है नेतन्याहू को कि प्लीज रेडी योर फाइटर जेट्स। आपको बस ग्रीन सिग्नल है, आप ईरान के अंदर जाकर जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जहां जहां पर इनके मिसाइल्स पड़ी हैं या ये मिसाइल्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। यानी कि आपने पहले तो लोगों को विद्रोह पे मजबूर किया या उनको अकल दे दी, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब जो पूरी गवर्नमेंट है, या ये कह लीजिए सो कॉल्ड इस्लामिक गवर्नमेंट है, वो स्कैटर्ड है। उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि हम मिलिट्री को भेजें कि पुलिस को भेजें। पुलिस और मिलिट्री के लोग खुद, आधे लोग गवर्नमेंट के साथ है, बाकियों ने हथियार छोड़ने के बाद उन्होंने भी प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अब मिलिट्री डिवाइडेड है, पुलिस डिवाइडेड है, कंट्री डिवाइडेड है, उसके बीच में इजराइल को परमिशन मिलती है, जाकर बॉम्बार्ड कर दीजिए इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। कल एक फैक्ट्री जिसको बोलते थे दूध की फैक्ट्री है, उस पे अटैक किया गया, और उसके बाद अभी तक आज 24 घंटे होने वाले हैं, उसमें से आग बंद ही नहीं हो रही, क्योंकि उस सो कॉल्ड दूध की फैक्ट्री के नीचे मिसाइल्स रखने का एक पूरा गोदाम बनाया हुआ था, वो मिसाइल्स फट रही हैं। तो ऐसे इस तरह करके टारगेटेड अटैक्स अब दोबारा से ईरान के ऊपर होने वाले हैं, ताकि इस बार दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। अब खमेनी डर के मारे क्या कर रहा है, वही जैसे ये हमेशा ही करते हैं, जब भी डर होता है तो ये चूहे किश्ती को छोड़कर सबसे पहले भागते हैं। खमेनी नाम का चूहा कंट्री को छोड़कर भाग रहा है, वो आगे बात करेंगे जी। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से ईरान के जो इससे पहले राजा थे, जो एग्जाइल में रहे, और अब उनके बेटे हैं, यानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी, उनके बेटे जो रजा पहलवी हैं, वो सामने आ रहे हैं, वो सामने लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आपने बड़े-बड़े सैन्य अधिकारियों को निपटा दिया ईरान के, ये लगातार चला,
उसके बाद उनके जो हथियार वाले अड्डे हैं उनको उड़ा दिया, ये न्यूट्रलाइज कर दिया, बाकी जो बचे हैं आप न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार हैं। और इस्लामिक शासन के अंत यानी खोमैनी का रिप्लेसमेंट रजा पहलवी भी तैयार है। तो बारात भी तैयार, दूल्हा भी तैयार, साजो सामान भी तैयार। अब कितना वक्त है और फिलहाल खोमैनी क्या ईरान के अंदर ही है, निकल लिया? अवनीश जी, पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आज ये सिचुएशन आई है, ये आई कैसे है? उसके बाद आएंगे कि हाँ, अब राजा क्या करेगा और उसके बाद खमेनी का क्या होगा। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले एक वॉर शुरू हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अमेरिका भी उस युद्ध में कूदा था और उन्होंने बोला कि हमने न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म कर दिया। लेकिन मैंने बोला था कि ये लड़ाई न्यूक्लियर एसेट्स की है ही नहीं। ये युद्ध था कि जो इनका जितने भी रिफाइनरीज हैं ईरान के अंदर, जहां से ये पैसा कमाते हैं और उस पैसे को ये इस्लामिक पागलपन के लिए यूज करते हैं, उसको बंद करना था। उससे दो निशाने हुए। एक, जो मनी है जो हमास को, हिजबुल्लाह को जो दिया जाता था हर महीने ये लड़ाई करने के लिए, ये इस्लामिक वॉर के लिए, वो बंद हो गया। उसके बाद देखिए, अब हमास का कोई अटैक नहीं है, हिजबुल्लाह की कोई न्यूज नहीं है, कोई भी, बिल्कुल शांति है आपको कहीं भी, जब से वो अटैक अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर किया। दूसरा एक और मुद्दा था। मुद्दा यह था कि चाइना फ्री में वो ईरान से तेल ले रहा था, बिकॉज सैंक्शंस हैं उसके ऊपर, और उसके बदले में इन एक्सचेंज चाइना उनको हथियार दे रहा था। तो बल्ले बल्ले थी चाइना की। अब अमेरिका का टारगेट भारत कभी भी था नहीं, वो चाइना था। तो चाइना को अटैक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसराइल ईरान का जो तेल के जो कुएं हैं उसको बंद किया, इनकी रिफाइनरीज को बंद किया और चाइना को घुटनों पे ले आए। ये हो गया पहला। तो उसके कारण जो ईरान की जो इकोनॉमी थी वो भी बिल्कुल इतनी नीचे चली गई कि इनकी जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब लोगों की जिंदगी खराब हो गई। जब लोगों की जिंदगी खराब होती है, उसके बाद रिवोल्ट करवाना आसान होता है। इसका मैं कंपैरिजन आपको भारत से करवाता हूँ। राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर जेन जी को बोल रहे हैं आप सड़कों पे आइए। मोदी जी इस देश को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे, लेकिन कोई भी यहाँ पर सड़कों पे नहीं आया, क्योंकि सबकी जिंदगी ठीक चल रही है, इकोनॉमी ठीक चल रही है। तो क्यों सड़कों के ऊपर राहुल गांधी के लिए कोई आएगा? लेकिन उसके उल्टा जब आपकी इकोनॉमी खराब हो तो एक कॉल के ऊपर लोग बाहर आते हैं। मैं याद दिलाता हूं 2014 का टाइम, जब यहां पर शासनकाल था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, और उस वक्त मोदी जी ने बोला ये करप्ट गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंकते हैं, आपको तरक्की चाहिए जैसे मैंने गुजरात में दी थी, आइए मिलकर इस देश को बनाएं। पूरा देश ने मिलकर मोदी जी को वोटें दी कि हम गुजरात का मॉडल पूरे भारत में चाहते हैं। एक कॉल के ऊपर पूरी कंट्री इकट्ठी हो गई। तो ये कंपैरिजन है कि आज भारत में क्यों नहीं हो रहा, ईरान में क्यों हो पाया, क्योंकि पहले आपने उनकी इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह किया। उसके बाद अब क्या हो रहा है, जब तबाह हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, तो राजा बाहर निकलता है, हु इज प्रिंस, ही इज इन एग्जाइल। उन्होंने बोल दिया आपको मैं वो पुराना टाइम लेके दूंगा। सबसे पहला काम एक कीजिए, आप खमेनी को खत्म कीजिए। उन्होंने मिलिट्री को ओपनली बोला है हथियार छोड़ दो और जिनके पास हथियार है खमेनी को खत्म करो। ये सुनते ही खमेनी ने भागना शुरू कर दिया वहां से, और ये भागकर बंकर टू बंकर ये शिफ्ट हो रहा है। पहले ये गया इराक की तरफ, लेकिन जब इराक की तरफ भागने की कोशिश करी तो देखा कि मादुरो को उठा के ले गए हैं अमेरिका वाले। अब अगला नंबर मेरा होगा, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है कि जितने भी डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में गंद डाला है, अब मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देखिए किम जोंग उन, उनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही जब उन्होंने देखा कि मादुरो के साथ क्या हुआ, कल को मुझे भी उठा के लेके जा सकते हैं। जब खमेनी ने देखा कि भाई मैं वेस्ट में जा रहा हूं, इराक में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से मुझे उठा लिया जाएगा, ही हैज नाउ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स रशिया। वो रशिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर लेके जा नहीं सकते, उसको शूट डाउन किया जाएगा। वो एयरपोर्ट से फ्लाइट ले नहीं सकते, सारे एयरपोर्ट्स ऑलरेडी घेराबंदी लोगों ने कर लिया है। वो खमेनी को भागने नहीं देंगे। यहां तक कि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है कि जो लोग हैं ईरान के, उन्होंने इजराइल को उन्होंने मैसेज डाला है अपने सोशल मीडिया पे, खमेनी यहां रहता है, यहां बैठा है, प्लीज कम एंड बॉम्ब हिम। हमारी जिंदगी को अगर चलाना है, हम आपके साथ हैं। 9 करोड़ ईरान के लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारी आपके साथ, इजरायलियों के साथ कोई भी दुश्मनी कभी थी ही नहीं। ये खमेनी ने क्रिएट किया था अपनी सत्ता को चलाने के लिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वी आर विद यू, खमेनी यहां बैठा है, प्लीज बॉम्ब हिम। मैं कि ईरान के लोग अपने ऊपर बॉम्ब गिरवाने के लिए इसराइल को बोल रहे हैं, यानी कि अब खमेनी यहां पे नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। अब खमेनी की न्यूज देखिए, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है।
ये मोहम्मद टू अपने आप को बोलता था सुप्रीम लीडर, पूरे खलीफा ये बनने वाला था पूरे मुसलमान वर्ल्ड का। अब कर क्या रहा है? ये भागा है, आपको लगेगा कि पूरी गवर्नमेंट को लेके भागा होगा, क्योंकि इसके साथ तो बहुत लोग काम करते थे। जी नहीं, ये सिर्फ अपनी फैमिली को और 4-5 जो बहुत ही करीबी लोग हैं, वो 20 लोगों की एक टीम है जिसको लेके ये भागा है। ये अपने बेटे को और अपनी टीम को ये लेके भाग रहा है वहां से, और बाकियों को बोल दिया आप किश्ती को संभालिए। यानी कि किश्ती जो डूब रही है उसमें पूरी टीम जो 47 ईयर से इसको सपोर्ट करती रही, उनको पीछे छोड़कर, और जनरल खुद भाग रहा है रशिया में, और वहां बैठकर एक आराम से अपनी जिंदगी ये व्यतीत करेंगे। लेके क्या जा रहे हैं साथ में? जो इन्होंने इतने सालों से जो डॉलर कमाए हुए थे चोरी के, वो साथ में भर के कैश लेके जा रहे हैं रशिया में, सिर्फ वहां पे, ताकि वहां पे जाके कोई प्लॉट खरीदना है, क्योंकि वहां पे भी असाद भी रहता है, सीरिया वाला, वो भी जो डिक्टेटर, वो भी वहां चला गया। अब उसके साथ वाला घर या प्लॉट ये वहां जाके खरीद लेंगे और अपनी जिंदगी चलाएंगे आराम से। ये हालत है सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर की, जो आज भाग रहा है गटर टू गटर। मैं हमेशा बोलता हूं ये कॉकरोच है, ये सिर्फ तलवार के जोर पर या बंदूक के जोर पर ये शासन करते हैं। और जैसे ही जो कहते थे घबराना नहीं, लूला आपके साथ है, आज देखिए वही जा रहे हैं रशिया में अपनी जिंदगी को बचाने व्यतीत करने के लिए। ये रियलिटी है, इसमें कोई भी सेंसेशन नहीं है। वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी कवर कर चुका है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। आपको मालूम है, मैं कभी भी, जब तक मेरे पास कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं होती, मैं कोई भी चीज़ बाहर नहीं करता हूँ। यस, हमारा इंडियन मीडिया कभी भी इस्लामिक जो लोग होते हैं, इनके खिलाफ कभी भी या इनके रिगार्डिंग कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाएँगे। आई डोंट नो व्हाई, या तो इनको पैसे मिल जाते हैं इसलिए ये करते नहीं हैं। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि आज सुप्रीम लीडर, जिसने पूरे दुनिया में एक कहर मचाया हुआ था, एक 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 फ़ियर का एक माहौल था, आज खुद अंडर फियर ही इज अबंडनिंग द शिप एंड ही इज रनिंग अवे। जी। बिल्कुल साहब। और एक चीज और, अब यहाँ दो पॉइंट मैं जरूर सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम जब ईरान के बारे में या अभी आप देखिए वेनेजुएला के बारे में भी इतनी कम जानकारी थी लोगों को। अब क्या कहें, राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता लोगों को राजनीतिक जानकारियां नहीं होती। लोगों को लगा कि अमेरिका ने क्यों यहाँ पर गुंडई की, क्यों उठा के ले गए, क्यों उठा के ले गए। ये अलग है कि धीरे धीरे लोगों को ये जानकारी आई, हमने भी उसमें गिलहरी योगदान किया कि भाई साहब 25 साल से वहां पर कामरेडों ने किस तरीके से एक संपन्न वेनेजुएला को बर्बाद किया, और लगभग ईरान वाली ही स्थिति थी। लेकिन अमेरिका का ऑपरेशन वहां अलग है, और ईरान में जो ऑपरेशन दिख रहा है, आपने अच्छा किया आपने नाम नहीं बताया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां का जो सहज आंदोलन है वो और बाहरी ताकतें, और जब आपका घर कमजोर होता है तो फिर पड़ोसी या कोई भी बाहर वाला आपके घर को आराम से तबाह कर देता है। ये तो बिल्कुल जानी हुई बात है। लेकिन सर एक चीज, भारत और ईरान के बड़े परंपरागत संबंध रहे हैं, चाहे कल्चर का हो, चाहे खान-पान का हो, एक गजब का रिश्ता रहा है। और तो और खुमनेई जो है, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो भारत के हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। तो एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी भारत में एक आम नज़रिया है कि साहब ईरान को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या खोमैनी को हटा के राजा का रिप्लेसमेंट दे देना, ये वो तत्व है जिससे कम से कम भारतीयों को संतुष्ट होना चाहिए कि फिर से ईरान संपन्नता की तरफ बढ़ेगा? ईरान की जनता और हमारा कल्चर तो साथ में है ही है। और दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर स्टेट होना अब बेईमानी हो गया क्या? हमने पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ये भी तो पौ-पौ किलो की धमकी देते थे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ईरान भी न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके साथ भी जो कुछ हो रहा है, तो क्या ये जो फितूर था, और ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो क्या ये दोनों पॉइंट को आप जरा एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि एक तरफ हम एक भारतीय थोड़ा-सा मन से भी संतुष्ट होंगे कि ईरान के साथ उतना बुरा नहीं होने वाला है, और दूसरा ये पौ-पौ किलो वाला मामला क्या है, न्यूक्लियर क्या अब बेईमानी हो चुका? सर, एज फार एज ईरान इज कंसर्न, खमेनी के मरने के बाद होगा क्या? जो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी जो ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उनको पैसा कहाँ से आता था? ये पेट्रो डॉलर्स कोई सऊदी अरेबिया तो भेज नहीं रहा। ये ईरान जो पैसा इकट्ठे करता है, रेडिकलाइजेशन को पूरी दुनिया में फैलाता है, वो सारा पैसा अब यहाँ पे आना बंद होगा, तो यहाँ पर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये चिकन लेग जैसे होता है ना कि हेडलेस चिकन्स, ये वैसे हो जाएंगे। इनको पैसे मिलते हैं, तो ये सारा ये उल्टे-सीधे काम करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देशभक्ति के लिए पैसे नहीं मिलते, गद्दारी के लिए पैसे मिलते हैं। ये सारे गद्दार लोग हैं, जो 47 से लेकर अब तक इल्लीगली भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे सपने लेते हैं गज़्वे हिंद के।
इनको जब पैसे नहीं मिलेंगे तो इनके सपने भी चकनाचूर होने वाले हैं। तो ये दिस इज अ गुड न्यूज। नाउ एज फार एज खमेनी जाएगा तो ईरान के अंदर अराजकता आएगी, कुछ डिविजन आएंगी, तो उसको क्या हाल होगा? आप पहले को आपको समझना पड़ेगा जो उनका राजा है अभी, राजा इन एग्जाइल, जो राजा है उन्होंने अभी भी बोला है कि भारत और ईरान दोनों ओल्ड सिविलाइजेशन है। सनातन सिविलाइजेशन थी भारत की, तो वो थे पर्शियन सिविलाइजेशन, और दोनों की जो टाइज हैं वो बहुत कॉमन है। आर्यन इन्वेजन हुई तो ईरान की तरफ से आई, तो हमारा जो कल्चर है वो मिक्स हो गया। तो हमारे जो कनेक्शंस हैं वो आज के नहीं है, वो हजारों साल पुराने हैं। पहली बात ये, एंड ही इज ए प्रो डेमोक्रेसी। आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो वापस आते हैं तो वो इस्लामिक पागलपन से दूर होकर वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि आप भी जिए, हम भी जिए, आइए मिलकर काम करते हैं। तो ये गुड न्यूज है भारत के लिए। दूसरा, एज फार एज न्यूक्लियर एसेट्स आर कंसर्न, अभी ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट नहीं है, लेकिन बनने की राह के ऊपर है। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब रिस्पॉन्सिबल एंड इररिस्पॉन्सिबल में फर्क क्या होता है? पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो रोज बोलते हैं जी हमारे पास पाव पाव के बॉम्ब हैं, हम तो यहाँ पे फेंक देंगे, वहां फेंक देंगे। अगर 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 अमेरिका ने हमें, आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए तो हम आईएमएफ की बिल्डिंग के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। ये है उनका टैक्टिक्स, इसको बोलते हैं इररिस्पॉन्सिबल कंट्री। लेकिन ईरान में जैसे ही आपको वहां पे राजा वापस आता है, आप देखेंगे एक चीज को कि वहां पर जो ये पागलपन है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना नहीं है उसको बनाना है, उस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। क्यों बोल रहा हूं? उसका रीजन है, जो राजा है वो डेमोक्रेटिक है, वेस्टर्न कंट्रीज में पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज है। वो सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को अबंडन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे अगर आगे जाकर इस कंट्री को डेवलप करना है, इसके तेल को बेचना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे वर्ल्ड पावर्स को। उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने पुराना डॉक्ट्राइन को बंद कर दिया है, ओनली देन ये जो सारी सैंक्शंस है खत्म होंगी, इनका तेल को बेचने की परमिशन मिलेगी। तो वो सारे काम डेमोक्रेटिक वे से वो करेंगे। तो वहां पे जो न्यूक्लियर का जो ये स्यापा है ये खत्म होगा। और जैसे ही ये काम होता है, अब इसके बाद बल्ले बल्ले कैसे होने वाली है? आपने ग्वादर आपके पास ऑलरेडी है, उसके बाद आपने आईमैक का जो आप ये पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास है। नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है आप उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपका ऑलरेडी है कि वहां से लेकर रशिया तक आपने ऑलरेडी रेलवे और रोड आपने बनानी शुरू कर दी, शिपिंग लाइंस आपने ऑलरेडी बना दिए हैं। जैसे कि मोदी जी को एडवांस में पता होता है कि कल को जाकर खमेनी भागेगा, राजा वापस आएगा, उन्होंने 5 साल पहले ही रोड ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, फ्रॉम ईरान टू अफगानिस्तान टू रशिया। और सेंट्रल एशिया के साथ जितनी एंगेजमेंट भारत ने करी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ईरान को मालूम है कि अगर मैं ये सारे रोड्स बनाता हूं भारत के साथ मिलकर, जहां पर पाकिस्तान को आप बाईपास कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ रहे हैं, तो जब वो सारा कॉरिडोर बनेगा, जब रेड रोड से सामान जाएगा आएगा, उसका किराया मिलेगा ईरान को। कोई भी कंट्री इनकम आती हुई क्यों छोड़ना चाहेगा? यहां तक कि अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जो सिर्फ बंदूक चलाना चाहते हैं, उनको भी इकोनॉमिक्स मोदी जी ने समझा दी है। यानी कि गुजराती भाषा में बात करते हैं आजकल भाई साहब अफगानिस्तान के तालिबान के लोग, कि भाई सामान आएगा जाएगा तो पैसे बनेंगे। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको पिक्चर दे रहा हूं कि अगर ये खमेनी अगले कुछ दिनों में खत्म होता है या इसको छोड़ के भागता है, अगर ये रशिया भी गया, ये वहां पे भी मारा जाएगा। अब इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और महादेव से मेरी प्रार्थना है, मैं 3 वीडियोस में ऑलरेडी प्रार्थना कर चुका हूं महादेव से कि इस साल मुझे खमेनी का सर कटा हो, यानी कि ये सारी दुनिया को बोलता था सर तन से जुदा, आज हम इनके खिलाफ फतवा निकालते हैं, वो भी महादेव के नाम पर, कि इसका सर तन से जुदा इस साल में, अब अगले कुछ दिनों में ये होना चाहिए, और ये होके रहेगा। और उसके बाद देखेंगे कि शांति आएगी आपको पूरी एरिया में, भारत में भी, यूरोपियन जो ये कंट्रीज हैं या अमेरिका है या इजराइल है, जहां जहां पर पिछले बंदे ने गंद डाला है, ये खत्म होगा। एंड दिस इज जिसको बोलते हैं सुनहरा टाइम, जहां पर ये इस्लामिक पागलपन खत्म होगा, ये न्यूक्लियर की धमकियां बंद होंगी और शांति की तरफ जहां पे ट्रेड बढ़ेगा, ये उस तरफ ये दुनिया जाती हुई दिखाई देती है। एंड व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज अ ब्रिलियंट मूव। ये छोटे मोटे चूहों को मारने की जरूरत नहीं है, गो फॉर द किल, स्नेक को काटो जी। बिल्कुल सही बात है। और कुल मिला के दर्शकों, पिछले 24-25 मिनट से जो भी सुमित जैन जी ने बताया उसमें एक्सक्लूसिव जो जानकारियां थी, उसी के साथ एक व्यापक जियोपॉलिटिक्स और ईरान और भारत के संबंधों तक में गया, न्यूक्लियर तक में गया, सारे पॉइंट कवर करने का प्रयास किया। कुल मिला के हमें यही समझ में आता है कि खुमैनी मुक्त ईरान भारत के लिए अच्छा है, और पहले का अनुभव यही बताता है कि खुमैनी मुक्त ईरान भारत के लिए ज्यादा बेहतर है। और उससे जो सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कट्टरपंथ, इस्लाम, जो कि अराजकता
ही पैदा करता है, उससे भी एक मुक्ति मिलेगी, उसके ईंधन में कमी आएगी। तो हमें दोहरा लाभ है, पूरे विश्व को दोहरा लाभ है। इसलिए हम भारतीयों को भी इस मूड में आ जाना चाहिए कि चलिए साहब, एक रिजिम और चेंज और ईरान बने खोमेनी मुक्त। सुमित जी, आपने हमें समय दिया, इतनी एक्सक्लूसिव जानकारी इतने आसानी से आप बताते हैं कि दर्शकों के बिल्कुल गले तक उतर जाता है और आराम से वो चीजें समझ में आ जाती है, दृष्टि क्लियर हो जाती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा समाप्त करने से पहले चैनल को आपने जिस तरीके से स्नेह दिया है, वैसे ही अपना स्नेह बनाए रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, बेल आइकन भी दबाएं। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और सुमित जैन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।